हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग जीएस का अध्ययन करेंगे। जीएस में आज हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत आगे की जो चीजें बची हैं उनका अध्ययन करेंगे। और हम लोगों ने पिछली क्लास में मौलिक अधिकार तक का अध्ययन कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग उसके आगे की चीज यानी राज्य के नीति निर्देशक तक यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का अध्ययन करेंगे। और जैसा कि यह हमारे देश के संविधान के भाग 4 में आता है और यह हमारे देश के संविधान में किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है या इसका क्या योगदान है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इनको किन किन भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है और नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक अधिकारों में क्या अंतर होता है, इन सारी चीजों को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए देखा जाए कि नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं और ये कहां से लाए गए हैं या अपने देश के संविधान में पहले से थे या इनको बाद में शामिल किया गया है। इन सारी चीजों को देखते हैं। हाँ, चलिए देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह जो है हमारे देश के संविधान में, हमारी संवैधानिक व्यवस्था में किस प्रकार से शामिल किया गया और यह क्या महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। तो देखिए, भारतीय संविधान में राज्य की शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया और इनका प्रावधान हमारे देश के संविधान में शामिल किया। यानी यह किस लिए शामिल किए गए हैं या अपने देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको और भी बेहतर बनाने के लिए अपने देश के संविधान में इनको शामिल किया गया। नीति निर्देशक सिद्धांतों को देखिए, हमारे देश के संविधान में कहां पे वर्णित किया गया है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, यह भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक शामिल है। यानी हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है और उसके बाद अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन किया गया। नीति निर्देशक सिद्धांतों को देखिए, तत्वों को देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का जो सबसे मुख्य उद्देश्य था, देश को सामाजिक, आर्थिक, प्रजातंत्र स्थापित करना था। यानी अपने देश को सामाजिक, आर्थिक, प्रजातंत्र के रूप में स्थापित करना था और यहाँ के लोगों को उस प्रकार के अधिकार और सुविधाएं प्रदान करनी थी जिसके वजह से इसको शामिल किया गया। ये देखिए, जो इसमें जितने सारे तत्व शामिल किए गए, यानी जितने सारी बातों का इसमें उल्लेख किया गया है, जितने सारे निर्देश दिए गए हैं, ये निर्देश मौलिक अधिकारों की तरह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। यानी इसको सरकार के द्वारा न दिए जाने पर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता है। यह उस देश की राज्य सरकार या केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वह यदि सक्षम है तो उन सब चीजों को पूर्ति करेगी और यदि कोई समस्या है, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो उनको बाद में पूरा करेगी। ठीक है, तो इसीलिए देखिए ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसलिए केटी शाह नामक एक विद्वान ने इसकी तुलना एक ऐसे चेक से की है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाए। उन्होंने कहा है, केटी शाह ने, कि ये एक ऐसा चेक है, यानी नीति निर्देशक तत्व तो इस प्रकार के चेक की तरह है कि जो चेक जब बैंक वाले चाहेंगे तभी उसका पैसा आपको अदा किया जाए। इसका मतलब वही मैंने आपको बताया कि जब सरकार चाहेगी, जब सरकार सक्षम रहेगी, सरकार के पास संसाधन रहेंगे, तो नीति निर्देशक तत्वों में जो बातें कही गई हैं उनको सरकार पूर्ण करने का प्रयास। लेकिन कोई भी सरकार पूरी तरह से प्रयास करती है कि नीति निर्देशक तत्वों में जो भी बातें हैं
उनको पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाए। ठीक है, तो देखिए उसी प्रकार से देखिए एक अन्य संविधानविद जो ग्रेनविल ऑस्टिन थे, उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन में नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा। यानी ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक में हमारे देश के संविधान के मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों दोनों को संविधान की मूल आत्मा के रूप में कहा है। ठीक, अब आते हैं आगे की चीज। देखिए भारतीय जो संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है, वो देखिए कहां से शामिल किया गया है, आयरलैंड के संविधान। यानी हमारे देश के जो संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान बनाने वाले लोग थे, उन्होंने यह व्यवस्था जो है आयरलैंड के संविधान से स्वीकार की है। यानी आयरलैंड के संविधान का अध्ययन करने के बाद उन लोगों को ये चीजें लगी कि इसको हमारे देश के संविधान में शामिल किया जाना चाहिए, तो इसलिए उसको शामिल किया। अब देखिए भारतीय संविधान में जो निर्देशक तत्व हैं उनको देखिए किस किस प्रकार से वर्णित किया जाता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 36 से लेकर 51 तक है। तो देखिए अनुच्छेद 36 से 51। देखिए अनुच्छेद 36 जो है उसमें राज्य की परिभाषा दी गई, और राज्य की परिभाषा मैंने आप लोगों को भाग 3 में मौलिक अधिकार वाले में बताया था कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, संसद, विधानमंडल और विभिन्न सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारी, कार्यपालिका, न्यायपालिका सभी इसके अंतर्गत आते। फिर देखिए अनुच्छेद 37 में लिखा गया है कि इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, यानी इस भाग में जो जो तत्व दिए गए हैं वो किस प्रकार से लागू होंगे, यानी उनको न्यायालय में वाद उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता। देखिए ये गैर वाद योग्य हैं और न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया। यदि सरकार पूर्ण नहीं करती है तो आप सरकार के खिलाफ केस नहीं कर सकते हैं, सरकार से जबरदस्ती मांग नहीं सकते। जैसे देखिए बहुत ऐसी सुविधाएं हैं जो सरकार हमको अपनी तरफ से प्रदान करती है, जैसे देखिए सड़क, बिजली, पानी। तो इन सब चीजों को न मिलने पर हम सरकार के खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकते। यदि सरकार सक्षम रहेगी, वहां की राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, यदि सक्षम रहेगी, उसके पास संसाधन रहेंगे तो हमारे घर घर तक सड़क बनेगी, नहीं रहेंगे तो सड़कें टूटी रहेगी। लेकिन सरकार पूरा प्रयास करती है कि इन सब चीजों को सभी लोगों को प्रदान किया जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब देखिए अनुच्छेद 38 जो कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए। इसमें कहा जा रहा है कि राज्य सरकार यानी केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार अपने जो नागरिक हैं उनके कल्याण के लिए क्या करेगी, सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएगी, यानी सामाजिक व्यवस्था को और भी बेहतर बनाएगी, जिससे वहां के नागरिकों का कल्याण होगा और उसमें अभिवृद्धि हो। ठीक है, फिर देखिए अनुच्छेद 39 में देखिए क्या कहा गया है। और 39 में देखिए कई बातें कही हैं जिनको कई पार्ट में बांटा गया। देखिए राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, जिसमें देखिए सबसे पहले क्या है कि राज्य जो है पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, यानी राज्य महिला पुरुष दोनों को अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने रोजी रोटी को चलाने के लिए उनको सुविधा प्रदान करने का प्रयास करे। दूसरा देखिए कहा गया भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण। इसमें कहा गया कि जो भौतिक संसाधन अपने देश में पाए जाते हैं उनका स्वामित्व और नियंत्रण वहां के लोगों को भी प्रदान किया जाएगा, यानी वहां के द्वारा जो संसाधन है, भौतिक संसाधन है, जिस क्षेत्र में होंगे उन पर अधिकार वहां के लोगों का होना चाहिए, यानी वो लोग उसमें अपनी भागीदारी स्पष्ट करें। फिर देखिए उत्पादन संसाधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेतक न हो, यानी अब देखिए तीसरी कहा जाए कि जो उत्पादन के संसाधन हैं वहां के लोगों के लिए अहितकारी न हो,
यानी किसी क्षेत्र में कोई चीज उत्पादन की जाती है तो उसके उत्पादन से वहां के लोगों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो, चाहे पर्यावरणीय हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, इस प्रकार का कोई वहां अहित नहीं होना चाहिए। आगे देखिए क्या कहा गया है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी राज्य सरकार पूरा प्रयास करेगी कि किसी भी काम को करने के लिए यदि पुरुष करता है या महिला करती है तो उसको उस कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। देखिए इस प्रकार का उदाहरण है, जब भी देखिए आप सरकारी नौकरी में देखते हैं कोई भी व्यक्ति यदि किसी पद पे कार्य करता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, तो उनको समान वेतन दिया जाता है। देखिए टीचर में भी देख लीजिए कि विभिन्न विषयों के टीचर विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में नियुक्ति पाते हैं, तो वो चाहे साइंस का टीचर हो, चाहे आर्ट्स का टीचर हो, चाहे लैंग्वेज का टीचर हो, उनको एक बराबर तनख्वाह दी जाती है। फिर देखिए, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, यानी इसमें कहा जा रहा है कि जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, यानी जो काम करने वाले लोग हैं उनसे उनकी स्वास्थ्य के अनुसार ही कार्य कराया जाए, यानी जो जितना कार्य करने के योग्य है, सक्षम है, उसको उतने देर तक ही काम कराया जाए। इसीलिए देखिए हर विभागों में काम करने का एक नियत समय निश्चित किया गया कि 6 घंटे काम करना है कि 8 घंटे काम करना है कि 4 घंटे काम करना। ऐसा नहीं है कि उसको 12 घंटे काम करवाया जाए, 16 घंटे काम करवाया जाए, ऐसा नहीं। ठीक है। फिर देखिए, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए। देखिए जो बालक हैं उनको उस प्रकार की सुविधा दी जाए कि उनको स्वस्थ वातावरण मिले, गरिमामय जीवन जीने का अवसर मिले। ठीक है। उसके साथ साथ अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक तथा आर्थिक प्रत्याग से, यानी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे नागरिक हैं जो अपने देश में जिनकी जो इनकम है वो कम है, तो उनकी इनकम कम होने की वजह से उनका किसी भी प्रकार से कोई शोषण न हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है अनुच्छेद 29 में बताई गई हैं और सरकार इसको पूर्ण करने का पूरा प्रयास करती है। ये सारे निर्देश देखिए हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने देश की सरकार को दिया था कि सरकार को इसका पालन करना चाहिए। यदि सरकार इसका पालन करती है, इसको लोगों को पूर्ण कराती है, तो वह सरकार एक बेहतर लोकतांत्रिक सरकार मानी जाए। अब देखिए अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 देखिए क्या कहता है, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि देश में ग्राम पंचायतों का भी गठन किया जाए। जैसे देश में शासन के 2 स्तर थे पहले, केंद्र और राज्य स्तर, तो कहा गया कि एक तीसरे स्तर को भी देश में शुरू किया जाए और उसको भी अधिकार प्रदान किए जाए। ठीक। फिर देखिए अनुच्छेद 41 जो है वो कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। इसमें कहा जा रहा है कि सभी लोगों को काम मिले, शिक्षा मिले और लोक सहायता मिले, यानी सरकार से सहायता प्रदान की जाए। तो इसके अंतर्गत देखिए विभिन्न प्रकार की सामाजिक योजनाओं, परियोजनाओं को सरकार के द्वारा शुरू किया जाता है और उसमें लोगों को उसको लाभ दिया जाता है। जैसे देखिए जो छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है वो भी देखिए इसी के अंतर्गत आएगी। यहाँ देखिए लिखा गया कुछ दशाओं, दशाओं का मतलब वही हो गया कि सरकार के पास यदि संसाधन है तो सरकार इन सब चीजों को मुहैया करा सकती। उसी प्रकार से देखिए विधवा पेंशन मिलती है, वृद्धा पेंशन मिलती है, विकलांग जो होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनको सरकार सुविधा देती है, तो उनको छूट देती है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 41 के तहत जो चीजें हैं वो प्रदान करने की बात कही। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया जाए। कहा जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसके साथ न्याय संगत व्यवहार किया जाए और उसको मनोवांछित दशा, यानी उसको एकदम ऐसी दशा दी जाए जिसमें उसके ऊपर किसी भी प्रकार का बहुत ज्यादा दबाव न दिया जाए।
जिससे वह मानसिक रूप से उत्पीड़ित न हो। उसके साथ साथ कहा गया है कि जो महिलाएं हैं जो कार्य करती हैं बहुत सारे ऑफिस में, कार्यालय में, तो उनको जब बच्चे पैदा हो या बच्चे जब वो गर्भवती हों तो उनको उस प्रकार से उनको अपने बच्चे का पालन पोषण करने के लिए, देखभाल करने के लिए उनको अवकाश या छुट्टी प्रदान की जाए और उसका पेमेंट उनको किया जाए। तो उसी प्रकार देखिए जो विभिन्न प्रकार के संस्थानों में कार्य करने वाली महिलाएं हैं उनको देखिए प्रसूति अवकाश भी मिलता है। ठीक, अब देखिए जो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 43, इसमें कहा जा रहा है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। इसका मतलब कि जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, किसी भी संस्थान में काम करते हों, उनको इतनी मजदूरी दी जाए जो उनका जीवन यापन चलाने के लिए पर्याप्त हो। यानी स्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार उनके जो वेतन है उसमें वृद्धि की जानी चाहिए और उनको उनके जीवन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए मजदूरी दी जानी चाहिए। फिर देखिए अनुच्छेद 44 में कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ये देखिए कहा जा रहा है कि भारत में जितने भी नागरिक हैं सबके लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए। तो ये देखिए बहुत ही विवादित विषय है। क्यों? क्योंकि इसको अपने देश में लागू किया जाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विभिन्न कम्युनिटी के लोग रहते हैं, विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं। जैसे देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, तो सभी लोगों में एक प्रकार की जो नागरिक संहिता लागू नहीं की जा सकती। देखिए तो ये देखिए हर समय जब इसकी बात उठती है तो अपने देश के कई राज्यों से आवाजें उठने लगती हैं कि नहीं, ये ऐसा संभव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें विभिन्न धर्म के लोगों को एक समान अधिकार प्रदान किए गए हैं और राज्य ने कहा भी है संविधान में कि हम धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। तो समान नागरिक संहिता लागू नहीं हो पा रही। ठीक है, इसको देखिए यूसीसी के नाम से भी जाना जाता है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये लागू नहीं हो पा रही, सरकारें चाहती हैं लेकिन इसके खिलाफ विरोध होने लगता है। ठीक, अनुच्छेद देखिए 45 में क्या कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा का उपबंध किया जाए। अनुच्छेद 45 कहता है कि ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 6 वर्ष से कम है उनके देखभाल और शिक्षा का उपबंध सरकारों के द्वारा किया जाए। तो इसी के तहत देखिए अपने देश में आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, है ना, ये सब चीजों को शुरू किया गया है और उसके तहत बच्चों को शिक्षा भी प्रदान की जाती है और उनको पोषक तत्व यानी पोषाहार भी प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसी के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 46 में देखिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। इसमें कहा जा रहा है जो SC, ST या अन्य दुर्बल वर्ग के लोग हैं उनके लिए सरकार देखिए शिक्षा और रोजगार या व्यवसाय से संबंधित सुविधाएं प्रदान करेगी। ठीक, और उनकी अभिवृद्धि के लिए भी सरकार प्रयास करेगी। अनुच्छेद 47 में देखिए कहा जा रहा है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य अपना कर्तव्य निभाएगा। देखिए इसके तहत कहा जा रहा है कि अब राज्य अपने नागरिकों को स्वच्छ पेयजल, स्वस्थ भोजन, पौष्टिक भोजन प्रदान करने का प्रयास करेगा और उनके स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को भी उपलब्ध कराएगा। इसी के तहत देखिए विभिन्न प्रकार के जो प्राथमिक चिकित्सालय खोले गए हैं हर क्षेत्र में, ये इसी के तहत आते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ देखिए जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, गरीब परिवारों को, पिछड़े परिवारों की, तो उनको सरकार मुफ्त में दाल, तेल और भी जो पोषक चीजें होती है खाने वाली, वो सब भी उनको प्रदान करती है, जिससे वो अपना और अपने बच्चों का अच्छे तरीके से पालन कर सके। ठीक,
अब देखिए अनुच्छेद 48 कहा जा रहा है इसमें कि कृषि और पशुपालन का संगठन। इसमें कहा जा रहा है कि कृषि को बेहतर बनाने के लिए सरकार के द्वारा प्रबंध किया जाए, सिंचाई की जो साधन है उनको अच्छा बनाया जाए, नहरें बनाई जाए, नालियां बनाई जाए, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध कराई जाए। उसके साथ साथ जो पशु हैं उनको भी बिना मतलब का उनको छोड़ा ना जाए, उनके लिए चारागाह उपलब्ध हो, उनको खिलाने पिलाने के लिए व्यवस्था की जाए, उनके लिए पर्याप्त मात्रा में चारा हो, पशुओं की हत्या न की जाए। इन सारी चीजों पर का भी ख्याल जो है राज्य की सरकारों के द्वारा किया जाए। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किया जाए। कहा जा रहा है कि जो अपने देश में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थल हैं और बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनको संरक्षित करके रखा जाए, उनको नष्ट होने से बचाया जाए। इसी प्रकार आप देखते हैं कि अपने देश में बहुत सारे विरासत स्थल हैं जिनको सरकार समय समय पर मरम्मत करवाती रहती है। इससे सरकार को देखिए फायदा भी होता है आर्थिक रूप से और इसकी विश्व में छवि भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अगला देखिए अनुच्छेद 50 कह रहा है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कहा जा रहा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में आपस में टकराव न हो, यानी उनके जो उत्तरदायित्व हैं, जो कर्तव्य हैं, अलग अलग कर दिए जाएं और वो अपने कर्तव्यों का पालन बेहतर तरीके से करें, उनमें आपस में टकराव न हो। इस टकराव से बचने का प्रयास किया। यही कारण है देखिए कार्यपालिका के मामले में न्यायपालिका बिना मतलब का इंटरफेयर नहीं करती है, उसी प्रकार से कार्यपालिका भी न्यायपालिका के मामले में इंटरफेयर बिना मतलब का नहीं करती। ठीक है, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों में क्या कर दिया गया है, बंटवारा कर दिया, यानी इनको अपना स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। और अनुच्छेद 51 है, यानी लास्ट में देखिए क्या कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी कहा गया है कि राज्य प्रयास करेगा कि अपने देश में शांति और सुरक्षा तो लाई ही जाए, इसके साथ साथ दुनिया के अन्य देशों के साथ भी हम शांति तरीके से पेश आए और वहां पर सुरक्षा की जो भावना है वो सबके साथ विकसित की जाए, यानी हम लोग मिलजुल कर एक दूसरे की सुरक्षा करें और शांति बनाए रखें, किसी भी प्रकार का कोई विवाद ना करें और हमारे किसी देश से किसी भी प्रकार की लड़ाई ना हो। इससे क्या होता है कि बहुत सारे संसाधनों का विनाश होता है, मानव संसाधन, आर्थिक संसाधन के साथ साथ मानसिक रूप से भी लोगों को बहुत क्षति होती है। तो इन सब चीजों से भी दूर रहने का प्रयास किया जाए। देखिए विश्व में शांति और सुरक्षा, ठीक है, इसी के तहत देखिए अपने देश में जो सरकार है विभिन्न प्रकार के शांति समझौतों में शामिल होती है और इसी के तहत देखिए बहुत समय से दुनिया में अलग अलग जगहों पर इस प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन होता रहता है, जिसमें आतंकवाद से और जो मारपीट है, कट्टरता है, इन सब से बचने के लिए प्रयास किया जाता है और देश इस पर मिलजुल कर अपने निर्णय लेते हैं, उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। ठीक, आप देखिए जो आगे की चीज है जो अभी मैंने बताया अनुच्छेद 41 में, तो अनुच्छेद 41 के तहत देखिए ये 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया था। इसमें देखिए राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करना। इसका उद्देश्य देखिए क्या है, गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इसके तहत कुछ योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित की जाती हैं, जिसमें देखिए वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा योजना। देखिए इन सब चीजों के तहत सरकार अपने देश के नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध करा। देखिए अन्नपूर्णा योजना के तहत अनाज मिलता है, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं और देखिए दिव्यांगों को पेंशन, विधवाओं को पेंशन और जो बूढ़ी महिला पुरुष हैं उनको भी पेंशन सरकार के द्वारा प्रदान की जाए। ठीक है, आप देखिए नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रमुख संविधान संशोधन, यानी देखिए नीति निर्देशक तत्वों में कौन कौन से प्रमुख संशोधन किए गए। तो देखिए नीति निर्देशक तत्वों में
3 बार प्रमुख संशोधन किए गए। देखिए 42वां संशोधन जब हुआ था उसमें किया गया, 86वां जब हुआ था उसमें किया गया, और 97वां जब किया गया था उसमें। 42वां संविधान संशोधन देखिए 1976 में किया गया था, और इसके तहत देखिए नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 39 का शामिल किया गया, अनुच्छेद 43 का शामिल किया गया, और अनुच्छेद 48 का शामिल। अनुच्छेद 39 का देखिए क्या कहता है कि देश के नागरिकों को समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाए। तो देखिए इसमें कहा जाता है कि देश के जो नागरिक हैं सभी लोगों को समान न्याय मिले, यानी न्याय किसी को भेदभाव के आधार पर न मिले, और उनको जो सुविधा है निःशुल्क न्यायिक सुविधा मिल जाए, विधिक सहायता मिले, यानी किसी से वो परामर्श करना चाहे, कुछ जानना चाहे तो उसको निःशुल्क प्रदान किया जाए। ठीक है, तो देखिए इसीलिए सरकार अपने विभिन्न वेबसाइट के माध्यम से, विभिन्न विभागों के माध्यम से लोगों को देखिए कस्टमर केयर या हेल्पलाइन नंबर जारी करके रखती है। उनको कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो वो उससे संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों से जानकारी ले सकते हैं, उसके लिए उनको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। ठीक है, फिर देखिए अनुच्छेद 43 का में कहा गया है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। इसमें कहा गया है कि जो उद्योग धंधे हैं, विभिन्न प्रकार के उत्पादक क्षेत्र हैं, उसमें जो काम करने वाले वर्कर हैं उनको भी भागीदार बनाया जाना, यानी अगर उसमें कोई निर्णय लिया जा रहा है तो उसमें इनका भी कंसेंट होना जरूरी है, यानी इनसे बिना परामर्श किए, बिना इनसे सलाह लिए वहां कोई भी परिवर्तन या बदलाव न किया जाए। ठीक है, तो इनको भी वहां जो हिस्से प्रबंध में भागीदार बनाना चाहिए। अनुच्छेद 48 कहता है पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन। इसमें देखिए कहा गया कि पर्यावरण को नष्ट होने से बचाया जाए और उसका संरक्षण किया जाए, उसका संवर्धन किया जाए, जिससे भविष्य में आने वाले लोगों को भी इस प्रकार के पर्यावरण का लाभ मिले, यानी उनको विपदाओं का सामना न करना पड़े। इसके अंतर्गत देखिए पेड़ पौधे बहुत ज्यादा मात्रा में लगवाए जाते हैं। सरकार यदि पेड़ काटती भी है तो उसके बदले में ढेर सारे पेड़ पौधों को लगाती है, और देश के नागरिकों को भी कहती है कि वो लोग पेड़ पौधों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लगाएं और उनको सुरक्षित रखें, उनको नष्ट न करें। ठीक है, उसके बाद देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। इसके तहत देखिए अनुच्छेद 45 को शामिल किया गया, जिसको मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। इसी के तहत देखिए जो विभिन्न प्रकार के आंगनवाड़ी बालवाड़ी संचालित किए जाते हैं, वहां पर देखिए पोषाहार मिलते हैं बच्चों को, टाइम टाइम पर खाने पीने की चीजें मिलती हैं, और वहां पर उनको शिक्षा भी प्रदान की जाती है, खेल कूद के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, खिलौनों के माध्यम से। तो इस प्रकार के। उसके बाद देखिए 97वां संशोधन 2011 में किया गया। इसके तहत देखिए अनुच्छेद 43 ख शामिल किया गया। इसमें देखिए विभिन्न प्रकार की सहकारी सोसाइटियों के संवर्धन का प्रावधान किया गया। इसके तहत देखिए विभिन्न प्रकार के कोऑपरेटिव सहकारी जो संस्थान है उनकी स्थापना की गई, और जिसका लाभ देश के नागरिकों को प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया गया। ठीक, विभिन्न प्रकार की देखिए सहकारी समितियां होती हैं जिससे वहां के लोगों को सुविधा प्रदान की जाती है। अब देखिए मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? देखिए सबसे पहले चीज है, बेसिक चीज है कि संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है मूल अधिकारों का, और नीति निर्देशक तत्वों का देखिए संविधान के भाग 4 में उल्लेख किया गया है। मूल अधिकार देखिए अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं, और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। मूल अधिकारों की देखिए प्रवृत्ति नकारात्मक है, यानी इनको दिए जाने से मना नहीं किया जा सकता, और यह वाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब इससे संबंधित मामले विभिन्न न्यायालयों में उठाए जा सकते हैं। ये देखिए इसकी प्रकृति सकारात्मक है, यानी इसको सरकार दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती, और इसको किसी भी न्यायालय में उठाया नहीं जा सकता, यानी यह गैरवाद योग्य है। ठीक, इसका उद्देश्य देखिए राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, और इसका उद्देश्य देखिए क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना
इसको देखिए लागू करने के लिए किसी भी प्रकार के कानून या विधान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसको लागू करने के लिए विधान या कानून की आवश्यकता पड़ती है, यानी ये स्वतः ही लोगों को मिल जाते हैं देश के नागरिक होने से। और ये सरकार कानून बनाएगी, कानून जब बनेगा, योजना परियोजना शुरू की जाएगी, तभी लोगों को सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये थे इनके बीच के बेसिक डिफरेंस। उसके बाद देखिए इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, जैसे देखिए जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में कहा किया गया है, तो प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक, यानी कल्याणकारी राज्य की संकल्पना दो जगह अपने देश के संविधान में उल्लेखित की गई, प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्व। देखिए संसद ने समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया था 1976। इसका मतलब कि सभी लोगों को काम करने वाले, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, उनको एक ही बराबर वेतन दिया जाना चाहिए। आप देखिए जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, वर्गीकरण देखिए ऐसा संविधान में नहीं लिखा गया है, लेकिन इसको एक काल्पनिक रूप से या इनकी दशा एवं दिशा के आधार पर विद्वानों के द्वारा वर्णन अलग अलग किया गया है और अलग अलग माना है। देखिए हालांकि संविधान में इनका वर्गीकरण नहीं किया गया, लेकिन इनकी दशा एवं दिशा के आधार पर इन्हें तीन व्यापक श्रेणियों समाजवादी, गांधीवादी और उदार बुद्धिजीवी यानी उदारवादी में विभक्त किया गया। यानी देखिए जितने भी अनुच्छेद हैं नीति निर्देशक तत्वों के, उनको तीन भागों में बांट के देखा जाता है कि कौन कौन से अनुच्छेद जो हैं समाजवादी विचारधारा से मिलते हैं, कौन कौन से अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा से मिलते हैं और कौन कौन से उदारवादी से। ठीक, यानी इसमें सबका ख्याल रखा गया। तो देखिए जो समाजवादी विचारधारा से संबंधित अनुच्छेद हैं उसमें क्या करने का प्रयास किया गया है, ये सिद्धांत देखिए समाजवाद की अवधारणा के आलोक में है। जैसा कि देखिए प्रस्तावना में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे देश की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत को एक समाजवादी जो है देश बनाना है, तो वो अवधारणा इसी के तहत है। उसके बाद देखिए लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं जिनका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान कराना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। संकल्पनाएं हैं कि राज्य को इन सब चीजों को पूर्ण करना चाहिए और राज्य जो है उसको पूर्ण करने का प्रयास करता है। तो ये सारे जो प्रावधान हैं वो किसके तहत आते हैं, समाजवादी विचारधारा के तहत। ठीक है, तो इस विचारधारा के तहत, इस वर्गीकरण के तहत देखिए हमारे जो नीति निर्देशक तत्वों के कौन कौन से अनुच्छेद शामिल होते हैं। देखिए जिसमें अनुच्छेद 38 का, अनुच्छेद 38 ख और अनुच्छेद 39 का देखिए क, ख, ग, घ, अंग और च। फिर उसके बाद देखिए अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 47 शामिल है। यानी देखिए इतने अनुच्छेद जो हैं नीति निर्देशक तत्वों के वो समाजवादी विचारधारा से संबंधित है। ठीक है, यानी इसमें जितनी भी बातें कही गई हैं वो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है। उसके बाद देखिए इसका जो दूसरा वर्गीकरण है वो गांधीवादी विचारधारा से रिलेटेड है। देखिए ये सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा पुनर्स्थापित योजनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी जब अपने देश में अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो उस समय गांधी जी ने कुछ अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की थी लोगों के सामने। तो उनके विचारों के तहत ही, उनके विचारों को सच करने के लिए, उनके विचारों को संविधान में शामिल करने के लिए इन अनुच्छेदों को शामिल किया गया। देखिए गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए और उनके विचारों को नीति निर्देशक में शामिल किया गया है। इसमें देखिए जो अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 43 है, अनुच्छेद 43 ख है, अनुच्छेद 46 है, अनुच्छेद 47 है, अनुच्छेद 48, यानी ये जो अनुच्छेद हैं वो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। ठीक, अब देखिए जो अगला है वो है उदारवादी सिद्धांत, जिसको लिबरल थ्योरी भी कहा जाता है।
देखिए इस श्रेणी में उन सिद्धांतों को शामिल किया जाता है जो उदारवादिता की विचारधारा से संबंधित है। एकदम उदार, यानी किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार के जो विचारधारा में उसमें देखिए कौन कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51। ये जितने अनुच्छेद हैं वो उदारवादी विचारधारा से संबंधित, यानी ये सरकार की ऐसी मनोदशा के बारे में बताते हैं कि सरकार उदार होकर ये सारे कार्य करे। ठीक, इसमें देखिए जो अनुच्छेद 51 भी इसी के तहत आता है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय शांति और समृद्धि को बढ़ावा, शांति और जो सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई। ठीक, आप देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं देख लेते हैं, यानी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसको भी देख लिया जाए। देखिए पहली विशेषता देखिए क्या है, ये अपनी मूल प्रकृति में सकारात्मक है, क्योंकि राज्य को कुछ मामलों पर इनकी आवश्यकता होती है। देखिए ये जैसे वो मौलिक अधिकार थे नकारात्मक, ये सकारात्मक है। क्यों? क्योंकि राज्य को भी इनकी कुछ कुछ मामलों में आवश्यकता होती है, इसके लिए इनको सरकार जो है लोगों को प्रदान करती है। ये देखिए गैर न्यायोचित होते हैं, इसका मतलब इन्हें विधिवत न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ये देखिए न्यायोचित नहीं होते, मैंने अभी बताया आप लोग को कि इसके खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते। उसके बाद देखिए इनका जो उद्देश्य है देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। उसके बाद देखिए अगली विशेषता इसकी क्या है कि इनके द्वारा नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त होती है, यानी इन्हें नैतिक मान्यता प्राप्त है और राजनीतिक मान्यता प्राप्त। फिर देखिए ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, इस तरह से ये समाजवादी है। ठीक है, यानी देखिए ये विभिन्न समुदायों का वेलफेयर यानी कल्याण से रिलेटेड है। इसका उद्देश्य होता है कि देश के नागरिकों का ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो, जिसके तहत सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं को मुफ्त में चलाती है और अपनी चाहती है कि हमारे देश के नागरिकों को इसका लाभ मिले। देखिए अभी हाल फिलहाल में भी दीपावली के समय देखिए सरकार के द्वारा जो उज्ज्वला योजना से लाभान्वित जो गृहिणियां हैं उनको देखिए मुफ्त में सिलेंडर भी सरकार के द्वारा दिया गया। विभिन्न समय पर देखिए विभिन्न प्रकार के जो कर्ज रहते हैं, लोन लिए गए रहते हैं किसानों के द्वारा, गरीबों के द्वारा, सरकार उनको माफ कर देती है। तो ये सारी चीजें किसके तहत आती है? इसी के तहत आती है। इसीलिए देखिए सरकार अपने नागरिकों का क्या करती है? कल्याण करने का हमेशा प्रयास करती है, लेकिन ये तब करती है जब वो उसको पूर्ण करने के लिए सक्षम हो। फिर देखिए नीति निर्देशक तत्व न्यायालयों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक के समान है। ये न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में सहायता करते हैं। यानी देखिए ये न्यायालय इनको जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकता, लेकिन ये न्यायालयों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं और न्यायालय जो है न्यायिक समीक्षा के समय इनको एक शक्ति के रूप में इस्तेमाल करता है, इनका प्रयोग करता है। फिर देखिए नीति निर्देशक तत्वों को राज्य को नागरिकों के हित में कुछ करने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है, यानी नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य को यानी राज्य सरकारों को अपने नागरिकों के हित में कुछ करने के लिए मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं, और यही परिणाम है कि सरकार करती भी है। सरकार को लगता है कि नहीं हमारे नागरिकों को ये सुविधा मिलनी चाहिए तो सरकार देती है। विभिन्न प्रकार के त्योहारों में देखिए, विभिन्न प्रकार की समय पर देखिए, यदि कोई आपदा आती है, कोई विपत्ति आती है तो सरकार को कहना नहीं पड़ता, सरकार खुद से ही लोगों को सहायता प्रदान करती है। उसके बाद देखिए नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु किसी सरकार द्वारा की गई पहल संबंधित सरकार की प्रगतिशीलता को दर्शाते हैं। ये भी मैंने आपको बताया कि विभिन्न प्रकार के नागरिक सेवाओं के लिए सरकार खुद ही पहल करती है, लोगों को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। सरकार को लगता है कि यहाँ ये सुविधा दी जानी चाहिए, यहाँ स्कूल बनवाए जाने चाहिए, यहाँ सड़क बनवाई जानी चाहिए। सरकार के संज्ञान में यदि वो चीज आ जाती है तो सरकार उसको पूर्ण कराने का प्रयास करती है। देखिए अभी देखिए अपने क्षेत्र में आप लोग देखते होंगे कि विभिन्न प्रकार के जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है।
शहरों में देखते होंगे, बाजारों में देखते होंगे आप, सड़कों के किनारे नालियां बनवाई जाती हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? कि हमारे देश के नागरिकों को प्रदूषण में न रहना पड़े, लोग बीमार ना हो। उसी प्रकार देखिए, अभी कुछ समय पहले कोरोना नामक बीमारी आई थी, जिसमें सरकार के द्वारा देश के नागरिकों को मुफ्त में इलाज उपलब्ध कराया गया था, लोगों को मुफ्त में टीके लगवाए गए थे। उसी प्रकार देखिए, अपने देश में टीबी का जो इलाज है सरकार के द्वारा मुफ्त में कराया जाता है। पोलियो की दवा देखिए बच्चों को मुफ्त में पिलाई जाती है। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो सरकार अपने नागरिकों के कल्याण के लिए करती है। उसके बाद देखिए, अभी त्योहारों में देखिए सरकार के द्वारा जब भीड़ हो जाती है तो विभिन्न प्रकार की एक्स्ट्रा ट्रेनों को चलाया जाता है। तो ये सारे कार्य जो है सरकार इसी नीति निर्देशक तत्वों के तहत करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि हमारे देश के नागरिकों का भला न हो, लेकिन जब सरकार के पास कोई मजबूरी रहती है, कोई समस्या रहती है या संसाधन उपलब्ध नहीं रहते हैं, तभी सरकार उसको पूरा नहीं करती। आगे देख लेते हैं, नीति निर्देशक तत्वों की तरह महत्व रखने वाले अन्य अनुच्छेद। यानी अब जिस प्रकार से नीति निर्देशक तत्व महत्व रखते हैं, उसी प्रकार से अपने देश के संविधान में कुछ अन्य अनुच्छेद भी हैं जो उसी प्रकार का महत्व रखते हैं। जैसे देखिए, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, उसी प्रकार से कुछ अन्य भागों में भी कुछ निर्देश दिए गए हैं जो नीति निर्देशक तत्वों की तरह ही कार्य करते हैं, जिनका विवरण देखिए इस प्रकार से है। देखिए, पहला प्रावधान देखिए, भाग 16 में अनुच्छेद 325 के तहत है, जो नीति निर्देशक तत्वों की तरह कार्य करता है। इसमें देखिए कहा जाता है कि सेवाओं के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावों को सरकार स्वीकार करेगी। तो देखिए, विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं होती हैं उसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों को देखिए विशेष आरक्षण मिलता है, या कोई ऐसा क्षेत्र है जो इनसे संबंधित है तो सबसे पहली वरीयता इन्हीं को दी जाती है। देखिए, भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर इनके लिए अलग से सीटें होती हैं, इनकी भर्ती इन्हीं लोगों के द्वारा की जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, भाग 17 में अनुच्छेद 350 का के तहत भी नीति निर्देशक तत्वों की तरह ही कार्य किया जाता है। जिसमें देखिए, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। इसमें देखिए, जो प्राथमिक स्कूल होते हैं वहां पर सरकार जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनको जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती है उनकी मातृभाषा में ही दी जाती है। चाहे किसी भी क्षेत्र का बालक हो, वो वहां की मातृभाषा का अध्ययन करता है। और अपने देखिए, भाग 17 में अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना एवं हिंदी भाषा का विकास करना। कहा जा रहा है कि सरकार पूरा प्रयास करेगी, प्रयत्न करेगी कि हिंदी भाषा को प्रोत्साहित किया जाए, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा किया जाए अपने देश में, और हिंदी भाषा का विकास किया जाए। देखिए, इसी का परिणाम है कि हमको देखिए विभिन्न प्रकार के कार्यालयों में, विभिन्न प्रकार की वेबसाइट पर हिंदी अंग्रेजी दोनों को हमको देखने को मिलता है। यानी हम कोई कार्य करना चाह रहे हैं, हम कोई सूचना लेना चाह रहे हैं तो हमको हिंदी में भी मिलेगी, अंग्रेजी में भी मिलेगी। हम किसी कार्यालय में कोई आवेदन देना चाह रहे हैं तो वहां अंग्रेजी में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं। परीक्षा फॉर्म देखिए विभिन्न प्रकार के जो विभागों के द्वारा आते हैं, तो उसमें देखिए स्टूडेंट को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में परीक्षा देने का मौका मिलता है। कुछ कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जहां पर स्थानीय भाषा को भी उसमें शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार देखिए, हमारे देश में हिंदी भाषा को बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया जा रहा है और हिंदी भाषा को ज्यादा महत्व देने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है नीति निर्देशक तत्वों की तरह ही मिलती जुलती है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आगे की जो क्लास है उसमें हम लोग जो है मौलिक कर्तव्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। मौलिक कर्तव्यों के बारे में अध्ययन करने के पश्चात हम लोग आ जाएंगे संघ सरकार या केंद्र सरकार के बारे में, जिसमें हम लोग एक एक करके बात जितनी भी चीजें उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति का क्या क्या अधिकार है, राष्ट्रपति कैसे नियुक्त होता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की जो कार्यपालिका से संबंधित पदाधिकारी हैं, जैसे महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उसके बाद हम लोग देखेंगे संसद के बारे में, संसद के कितने अंग हैं, केंद्र सरकार कैसे चलती है, संसद में राज्यसभा का क्या कार्य है, राज्यसभा का क्या अधिकार है,
लोकसभा का क्या है, और राज्यसभा लोकसभा दोनों का सम्मिलित रूप से क्या योगदान होता है, संविधान का संशोधन कैसे किया जाता है, ये सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लासों में क्रम वाइज देखेंगे। तो आज की क्लास में मेरे साथ इतने देर तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।